हाय स्टूडेंट। आज फिर आप लोग को यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिर बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग पूरा कंसेप्ट जीरो लेवल से देखे थे, तो उसी में से एक टाइप का क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में पूछता है, वह है यह टाइप का क्वेश्चन जो हम लिखाए हैं, जिसमें से 3 पॉइंट को जानना जरूरी है। ऐसे भी इसके बारे में हम पूरा डिटेल से पिछला वीडियो हम लोग देख चुके हैं। अगर जो पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 3 टाइप का सॉल्यूशन है। पहला यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में अद्वितीय हल कहते हैं। तो अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होता है तुम्हारा A1, देखिए ये कंडीशन हो गया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। दूसरा क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कि मैनी सॉल्यूशन, जिसका हिंदी अनेक हल होता है। उसका कंडीशन होता है तीनों बराबर होगा, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तीसरा है नो सॉल्यूशन, जिसका कोई हल नहीं होता है। उसका कंडीशन है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तीनों को एक बार गौर से देखना है कि तीनों में अंतर क्या है। पहला वाला में A1 A2 B1 B2 इक्वल नहीं है। मैनी सॉल्यूशन में सारा इक्वल होता है, और नो सॉल्यूशन में सिर्फ C1 C2 B1 B2 इक्वल नहीं होता है, बाकी इक्वल होता है। तो इससे रिलेटेड ठीक है, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, उस चीज को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। कहता है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ P, यहाँ पे ध्यान दोगे P को। कहता है फॉर विच वैल्यू P डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज यूनिक सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, कहता है P का वैसा कौन सा मान होगा जिससे या दोनों का सॉल्यूशन जो होगा वह क्या होगा, देखिए यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक होगा। हिंदी में बात करेंगे P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे अद्वितीय हल पूछे या एक सॉल्यूशन, ठीक है। अद्वितीय मतलब दो नहीं हो सकता है, सिर्फ एक हो सकता है। तो एक हल का भी वही होता है, अद्वितीय हल का भी वही होता है। जैसे यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया हुआ है 4x + py + 8 इक्वल टू 0, 2x + 2y + 2 इक्वल टू 0। तो कहता है कि यह कैसा सॉल्यूशन है, तो अद्वितीय हल है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। तो p का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होता है A1x + B1y + C1 इक्वल टू 0, A2x + B2y C2 इक्वल टू 0। हम लोग अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो सबका वैल्यू निकालेंगे। हियर देखिए A1 का वैल्यू कितना है 4, B1 का वैल्यू कितना हो गया P, C1 का वैल्यू कितना है 8। फर्स्ट समीकरण से A1 B1 C1 निकाल दिए। फिर यहां से आएंगे A2 का वैल्यू कितना है 2, B2 का वैल्यू कितना है 2, और C2 का वैल्यू कितना है 2। क्लियर, यानी कि इक्वेशन से हम लोग सबका वैल्यू निकाल दिए। अब क्वेश्चन पे जाना है कि कौन सा सॉल्यूशन है। हो सकता है यूनिक सॉल्यूशन, इसी की जगह हो सकता है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर दे, या फिर नो सॉल्यूशन कर दे। क्वेश्चन एक ही है, बनाने का तरीका क्या है, सेम। पूछने का तरीका अलग हो सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कर देगा या नो सॉल्यूशन कर देगा, ठीक है। तो हम लोग जो बोलेगा उसी को यहाँ लिखना है। यहाँ लिखेंगे चूंकि सॉल्यूशन इज यूनिक, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है, देखो यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन क्या है लिखना है। यहाँ पे क्या कंडीशन है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे सबका वैल्यू बिठा दो। A1/A2 का वैल्यू क्या है, देखो A1 का वैल्यू 4, A2 का वैल्यू कितना है 2, नॉट इक्वल टू B1 का वैल्यू कितना है P, B2 का वैल्यू कितना है 2, बता दिए। ऐसे ही 2 से कटेगा तो क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4 नॉट इक्वल टू P।
ठीक है। तो देयरफॉर P नॉट इक्वल टू 4, क्या आया, P का वैल्यू आया, यानी P का वैल्यू नहीं आया, यानी कि P का जो वैल्यू होगा वह 4 नहीं होगा। ठीक है, आंसर यही हो जाएगा P नॉट इक्वल टू 4, या सॉल्यूशन इसको हम लिख सकते हैं अद्वितीय हल, हिंदी में अद्वितीय हल। ठीक है, तो एक लाइन हम लोग यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर फॉर ऑल वैल्यू ऑफ P एक्सेप्ट 4, यानी कि 4 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू यहां बिठाएंगे तो सबके लिए कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सिर्फ P बैठाने पे यह यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तो वही हम लोग को निकालना था, तो निकल गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन सर एग्जाम में पूछता है, बुक में बहुत सारा क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस कर लोगे। इसके बाद फिर हम लोग अब चलेंगे सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इसको लिखो। हम लोग आज देखेंगे अलजेब्रिक मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो अलजेब्रिक यानी कि बीजगणितीय विधि, पिछला वीडियो में भी हम बताए हुए थे कि 3 मेथड होता है इसमें। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसको विस्थापन विधि कहते हैं, एलिमिनेशन जिसको विलोपन कहते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको वर्गगुणन कहते हैं। तीनों विधि बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा समझना है, ज्यादा नहीं। तो हम लोग वही थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड या विस्थापन विधि। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रहता है, जैसे यहाँ लिखा है कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो किस मेथड का यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन या विस्थापन विधि से हल करें इक्वेशन, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आपका देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो कोई भी इक्वेशन हो, कितनों तरह के इक्वेशन हो, ठीक है, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व करने का 2 स्टेप है। 2 स्टेप में पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट। तो उसी को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आखिर 2 स्टेप क्या है। पहला स्टेप में याद करेंगे, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे एक को हम लोग नाम दिए 1 और दूसरा इक्वेशन को नाम दिए इक्वेशन 2। एक का समीकरण 1 हो गया, दूसरा का समीकरण 2 हो गया। अब हम लोग काम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम बताए थे 2 स्टेप, पहला स्टेप देखेंगे 2 में से किसी एक समीकरण को पहले लेना है, किसी को, जैसा चलो हम पहले समीकरण 1 को लें। तो समीकरण 1 इंप्लाइज, तो समीकरण 1 से क्या करना है कि y का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, y का, किसमें, तो टर्म ऑफ x के टर्म में, यानी कि y को अकेला रखना है, बाकी सबको RHS तरफ ले जाना है। ठीक है, या हिंदी में कह सकते हैं x के पद में लाना है। तो जो y का वैल्यू निकलेगा, जैसे कैसे निकालना है, देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 12, देखिए y दिख रहा है, अब बाकी जो x है सबको उधर ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे निकला कैसे, सिर्फ y अकेला है, अब बाकी सब दूसरे तरफ है, यानी कि y का वैल्यू कितना निकला 14 माइनस एक्स। देखिए वही बोले कि y का वैल्यू निकालना है टर्म ऑफ x, देखिए x के टर्म में आ गया, x के टर्म में कहने का मतलब सिर्फ x नहीं रहेगा, उसके साथ 2 3 4 5 जो कांस्टेंट है सारा वैल्यू रहेगा, यानी कि इधर जो y लिखे यहाँ पे सिर्फ y रहेगा, और टर्म ऑफ x का मतलब x के साथ जितना भी बचा कुचा है सब होगा, है ना, क्लियर। तो ये हो गया टर्म ऑफ x। अब इस y का वैल्यू देखिए इसी में लिखे हैं एंड y का वैल्यू x के टर्म में निकालना है, एंड पुट इन द इक्वेशन सेकेंड, पहला से निकालना है दूसरा में बैठाना है, क्या बोले, पहला से निकालना है और दूसरा इक्वेशन में बैठाना है। तो दूसरा इक्वेशन में बैठाने के बाद जैसे देखिए निकाले, दूसरा इक्वेशन पुट किए, पुट इन द इक्वेशन 2, देखिए 2 में पुट किए, तो यहां पे देखिए x तो पहले से, किसका वैल्यू पुट करना है, y का, देखिए y का वैल्यू पुट कर दिए, देखिए पूरा y का पुट कर दिए ना। अब पुट करने के बाद इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, क्योंकि बाहर में माइनस है इसलिए अंदर में माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए x और x जोड़ते हैं 2x होगा,
तो 14 माइनस में बराबर को उधर जाता है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो 4 + 14 कितना हो गया, 18। वही लिखे हैं, पुट इन द इक्वेशन 2। कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो हम लोग कैलकुलेट किए, काट दिए, 9 दूना 18। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 9। ये पहला स्टेप। तो पहला स्टेप माने x का वैल्यू दे देगा। ठीक है, देखिए पहला स्टेप वही लिखे हैं, एकदम याद रखोगे। y इक्वल टू टर्म ऑफ x एंड पुट इन द इक्वेशन 2। कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आएगा। हम लोग मान लिए कि a आया। ठीक है, एकदम सेम प्रोसेस सेकेंड स्टेप में करना है। इसमें क्या करना है कि x का वैल्यू, यहाँ पे देखो y का वैल्यू निकाले थे टर्म ऑफ x। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है टर्म ऑफ y। अब फिर वही प्रोसेस पुट करोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ x निकला था, तो हम लोग पोस्ट करके इसको लिख लो। हम इसको थोड़ा सा मिटाएंगे, लिख लिया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 को लेंगे। हम लोग समीकरण 1 को लिए, x का वैल्यू निकालें। अब स्टेप 2 में चलेंगे, समीकरण 2 को लेना है, x का वैल्यू निकालना टर्म ऑफ y। तो 2 ई है यानी x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। तो यहां से x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो y को उधर ले जाएंगे, x इक्वल टू 4 + y। देखिए x का वैल्यू निकल गया y के टर्म में। अब क्या करना है, इसको पुट करना है एंड पुट इन द इक्वेशन, किस में डालना है, 1 में। ठीक है, यानी कि 2 से निकालना है 1 में डालना है, 1 से निकालना है तो 2 में डालना, ऐसे याद रखना। ठीक है, चलिए डालते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे x का वैल्यू, देखिए x के जगह पे कितना लिखेंगे, 4 + y, y पहले से था, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब चलिए y कितना होगा, 2y होगा। 4 को उधर ले जाएंगे, 14 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा, 10। कटेगा 5। तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। सेम कॉन्सेप्ट, यानी कि इससे क्या पता चला कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में 2 इक्वेशन दिया रहेगा। एक इक्वेशन से x या y का वैल्यू निकालना है, दूसरे में बैठा देना। जैसे y का वैल्यू निकाल के इसमें बैठा दिए तो क्या निकलेगा, x निकलेगा। बहुत आसान। दूसरा स्टेप में x का वैल्यू निकाल के इसमें बैठाएंगे तो क्या निकलेगा, y निकलेगा। इसी का नाम है सब्स्टिट्यूशन। अर्थ ही होता है सब्स्टिट्यूट करना। एक से वैल्यू निकालना है, दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना है, फिर दूसरे से वैल्यू निकालना है, पहला में सब्स्टिट्यूट करना है। अब विस्थापन का ही होता है, एक का वैल्यू दूसरे में विस्थापित कर देना, वहां से मान निकालो। ठीक है, तो यह था तुम्हारा विस्थापन विधि, जो बहुत ही आसान है। बहुत सारा क्वेश्चन बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा कि कितना आसान है। ठीक है, 2 स्टेप पे पूरा सब्स्टिट्यूशन क्लियर होता है। तो इस पॉइंट को लिख लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग और एक इसी टाइप का क्वेश्चन लिए कि सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड √2x + √3y = 0, √3x - √8y = 0। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग वही कॉन्सेप्ट इक्वेशन 1 को लेंगे। 1 को लिए, यहाँ से क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। देखिए √2x + √3y = 0। यहाँ से y का वैल्यू निकालना, जिसका वैल्यू निकालना है उसको रोक के रखना। ठीक है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको रोक के रखना है, बाकी को उठा के उधर ले जाओ। तो √3y, ये तो 0 है तो क्या हो जाएगा, -√2x होगा। हम बात किए थे कि यहाँ सिर्फ y को अकेला रखना है, तो y को अकेला रखना था, y के साथ कौन है, √3 है, तो √3 को इधर ले जाओगे। ठीक है, तो y = -√2/√3 × x। देखिए इस फॉर्मेट में y अकेला हो गया। अब इस y का वैल्यू पुट करना है या मान रखना है। ठीक है, पुट इन इक्वेशन किसमें, 2 में। अगर हिंदी में लिखना रहेगा तो का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या लिखना है, का मतलब क्या, y का मान, या y भी लिख सकते हो,
y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलिए, तो देयरफॉर समीकरण 1 नहीं, यहाँ पे 2 होगा, समीकरण 2 पे रखने पे। चलिए समीकरण 2 पे रखते हैं। तो √3x माइनस √8, देखिए यहाँ पे y दिख रहा है, एक बार हम लिख देते हैं ताकि समझने में ज़्यादा आसान हो। अब देखिए √3x माइनस √8, देखिए यहाँ y का वैल्यू y दिख रहा है, तो y का वैल्यू कितना निकाले, सबको बैठा दो, -√2/√3, इधर से x इक्वल टू 0। क्लियर है? अब सॉल्व कर दो, √3x माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये हो जाएगा √16/√3 x इक्वल टू 0। यहाँ पे एक बात समझना है, ये देखिए x कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल देंगे, √3 प्लस √16/√3 इक्वल टू 0। तो चूंकि यहाँ पे इसका वैल्यू तो कभी 0 होगा नहीं, इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू नीचे ले जाएंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू 0/√3 प्लस √16/√3, तो टोटल कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ x का वैल्यू कितना निकल गया 0, ठीक है, x का कितना वैल्यू निकल गया 0। अब उसी तरह से फिर हम लोग क्या काम करेंगे, समीकरण 2 को लेंगे, ठीक है। तो चलिए समीकरण 2 को लेते हैं, तो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब किसका वैल्यू निकालना है, यहाँ से y निकाले थे, तो यहाँ से किसका निकालना है, x का। ऐसा नहीं कि यहाँ से y निकाले तो यहाँ से भी y निकालेंगे। अगर समीकरण 1 से y निकाले तो समीकरण 2 से x निकालना है, अगर समीकरण 1 से x निकालें तो समीकरण 2 से y निकालना। अरे तो उल्टा, x तो y, फिर y तो x। अब 1 में निकालें तो 2 में बैठाना है, 2 में निकालें तो 1 में बैठाना है, बस यही है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चलिए x का वैल्यू निकालते हैं, तो √3x इसको उधर ले जाएंगे, तो √8y होगा, ठीक है। तो देयरफॉर x का वैल्यू √8/√3y होगा। देखिए x का वैल्यू निकल गया। अब इस x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बैठाएंगे कहाँ पे, देखिए यहाँ थोड़ा स्पेस है, समीकरण 1 में, 2 से निकालें तब किसे बैठाना है, 1 में। चलिए बैठा देते हैं, √2, देखिए x के जगह पे कितना लिखना है, √8/√3, इधर से माइनस, यानी कि x, तो y होगा, y फिर प्लस √3y इक्वल टू 0। फिर वही काम करेंगे, देखिए वहां y कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, तो देखिए y इक्वल टू √16/√3 प्लस √3 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर यहाँ y का वैल्यू फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, नीचे चला जाएगा, तो 0/समथिंग इक्वल टू क्या होता है 0। एक पॉइंट में याद रखेगा, 0/ अगर कुछ भी हो तो इसका वैल्यू क्या होता है 0, और कुछ वैल्यू का अगर नीचे 0 हो तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी होता है। अगर ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी हो तो 0 हो जाएगा, अगर नीचे 0 है तो उसका वैल्यू इन्फिनिटी हो जाता है, तो जनरली डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए x का भी वैल्यू निकल गया और y का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या देखने को मिला, x का वैल्यू कितना निकला 0, y का वैल्यू कितना निकला 0। तो यह ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वैसा इक्वेशन जिसमें कोई कांस्टेंट टर्म यानी अचर वाला पद नहीं है, दोनों में देखिए तो कोई भी कांस्टेंट वाला टर्म है नहीं है, ये भी वेरिएबल वाला, ये भी वेरिएबल वाला, ये दोनों वेरिएबल वाला, कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं। जैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं 2x + 3y + 2 = 0, देखिए इसमें 2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, नहीं। अगर वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसका आंसर हमेशा 0 0 होता है। हमेशा क्या होता है? 0 होता है। इसको बिना सॉल्व किए भी हम लोग x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बैठा सकते हैं। हाँ, अगर सॉल्व करने के लिए देगा बाय मेथड तो हम लोग को ऐसे प्रोसेस में जाना है और सॉल्व करना है। तो यह था तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके बाद वाला वीडियो में हम बनाएंगे तुम लोग को एलिमिनेशन यानी कि विलोपन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ लोगे। इससे रिलेटेड जितना एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है उसको बनाओगे, देखना सारा क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको लिख लो। तो धन्यवाद।